योर इनिशियल रिएक्शन, अपने इब्तिदाई इस पे रिएक्शन दीजिएगा जिस सिचुएशन और नहज पे अब इस वक्त हम या गोया पूरी दुनिया खड़ी है। जो मैं आपका तज़किया मैंने सुना है, मैं मुज़म्मिल साहब से इत्तफाक करता हूँ कि ये कोई ये शदीद जंग तो होगी लेकिन मुख्तसर होने के इसके इम्कानात नहीं है। ईरान का भी जो मिजाज और तारीख है वो आप जानते हैं, ईरान इराक जंग तो सालों पर मुहित रही है और उन्होंने लाखों लाशें उठाई हैं, तो उनको कोई जल्दी नहीं है, वक्त उनकी साइड पे है। लेकिन टेक्नोलॉजी और पेन इन्फ्लिक्ट करने की जो सलाहियत इंसानी तारीख में अमेरिका के पास आज है इसराइल के साथ, वो उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। तो ये दूसरी बात जो अभी मुज़म्मिल साहब ने की, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। मैं कुछ ही बताऊँ कि ईरान के पास रिस्पॉन्स की 4 ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन ये थी कि वो अपने अहदाफ को महदूद रखता अमरीकी बहरी बेड़े और इसराइली फौजी अड्डों तक जहां से ये तैयारे और मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे। लेकिन यकीनी तौर पे बराह रास्त अमरीकी बहरी बेड़े पे हमला, वो उनके पास इसकी सलाहियत मौजूद है और अभी तक उन्होंने इसको एक्सरसाइज नहीं किया है, क्योंकि आप जानती हैं मोना कि इनके पास हज़ारों की तादाद में ड्रोन्स मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में इन्होंने ड्रोन इवन रूस को एक्सपोर्ट किए हैं यूक्रेन जंग की पूरी करने के लिए। तो यकीनी तौर पे ईरानी ये समझते हैं कि उनके पास ड्रोन प्रोडक्शन की इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद ही वो रूस को बेच रहे थे। तो अगर वो सैकड़ों की तादाद में एक स्वार्म ड्रोन अटैक कर सकते हैं अमरीकी बहरी बेड़े पे, तो ऐन मुमकिन है कि वो सैकड़ों ड्रोन्स गिरा लिए जाएं। यानी गोया ये डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि ये जो ईरान का बयान है कि हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, जो भी अभी हाल ही में बयान आया है कि जो अमेरिका ने कभी देखे भी नहीं होंगे, तो इसको बिल्कुल डिसमिस ना किया जाए। इस बयान को भी बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, आप फरमाते हैं अमेरिका को। जी मैं जी हाँ, लेना तो चाहिए। मैं हकीकत बताना चाह रहा था जो कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में चीज़ मौजूद है। मैं ये बता रहा हूँ कि चूंकि उनके पास हज़ारों ड्रोन्स का ज़खीरा मौजूद है, और मैं क्विकली इकोनॉमी ऑफ वॉर भी बता देता हूँ कि देखें, इन्होंने टेस्ट करने के लिए चंद हफ्ते कबल एक शाहिद ड्रोन लॉन्च किया था अमरीकी बहरी बेड़े के खिलाफ, और जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए एक जदीद तरीन F-35 तैयारा उन्होंने लॉन्च किए। तो जिसके जवाब में कुछ सोशल मीडिया पे मजाक भी किया गया कि जनाब आप $130 मिलियन का जहाज जिसने $5 मिलियन का मिसाइल मार के एक $20,000 का ड्रोन गिरा दिया, तो क्या हुआ? तो बात दरअसल ये है कि अगर ईरान चंद 100 ड्रोन का स्वार्म अटैक इनकी बहरी बेड़े पे करता है, तो कई 100 ड्रोन मार गिराने के इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमरीकी बेड़े का सलाहियत रखता है। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि कुछ ड्रोन्स उसमें से गुजर जाएं और कुछ उनके जहाज़ों को नुकसान पहुंचे। तो मैं आपको असल में सियासी और तारीखी एतबार से बताना चाहता हूँ, अमरीकी जो पावर का सबसे बड़ा सिंबल है वो उसका कैरियर बैटल ग्रुप होता है। और जो लोग जिन्होंने जंगों की तारीख पढ़ी है, उसने दूसरी जंग अजीम जो पैसिफिक कैंपेन थी पूरी जापान के खिलाफ, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बिना पर ही लड़ी थी। तो तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि अमरीकी बहरी बेड़े पे कोई हमले आज तक कामयाब हुए हों। अच्छा, दूसरी ऑप्शन इन्होंने एक्सरसाइज की, और मैं मुज़म्मिल साहब से एग्री करता हूं कि उसके नतीजे में इन्होंने जो अमरीकी बेसिस को अरब ममालिक में निशाना बनाया है, उन्होंने स्पेक्टर ऑफ वॉर को फैला तो दिया है, लेकिन उन्होंने किसी हद तक सिफारती और नफ्सियाती एतबार से अपने आप को तनहा भी कर लिया है, क्योंकि जो हमदर्दी अवामी सतह पे वहां पाई जाती थी उन अरब ममालिक में, अब वो भी तशवीश में बदल जाएगी। और तीसरी बात अलबत्ता ये है कि जो मुताबिक तंजीमें जो काफी कमजोर तो हो चुकी हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, हुतीज हैं और जमातें भी हैं, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि उन्होंने इस फाइनल वॉर के लिए अपनी कुछ सलाहियत बचा रखी हो, क्योंकि हुतीज के पास भी ये सलाहियत है। मैं आपको हाईएस्ट लेवल से ये सोर्सेस को कोट करके बता सकता हूँ कि जो रेड सी है वो छोटी सी आबी गुजरगाह है, उसको जिस तरह गल्फ ऑफ हर्मज है वो वहां से जो गुजरगाह है वो काफी आलमी तेल और तिजारत को जी उसके असरात तो अभी से मुरतब होना बहरहाल शुरू भी हो गए हैं। बिल्कुल आपने बड़ा इम्पोर्टेंटली ये हाईलाइट किया है। हाँ, तो आखिरी बात ये है कि देखें, ईरान के लिए जो
सिंबल ऑफ विक्ट्री होगा ना, या नोशन ऑफ विक्ट्री, वो ये नहीं है कि वो अमेरिका को नुकसान कितना पहुंचा सकता है। अलबत्ता मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो बयान आज अमेरिका के सदर ट्रंप ने दिया, उससे ये वाज़ेह होता है कि उनको हाईएस्ट लेवल पर मिलिट्री और इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग ये दी गई है कि जवाबी सतह पे अगर ईरान बड़े पैमाने पे जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका को और उनकी बहरिया और फजाइया को बड़े पैमाने पे नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये सिग्नल अपने में किया था कि जनाब हम ये फैसला कौन लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए हम भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। ये सिग्नल उन्होंने अपनी आवाम को और अपनी हिज़्ब इख्तिलाफ को भी किया था। तो वेरी वेल टेकन, ये बहुत एक जी आप यू वांट टू कंप्लीट जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये जंग एक दो दिन नहीं, ये ईरान की कोशिश ये होगी कि इस जंग को स्लो किया जाए और इसको तवील थका देने वाली जंग में बदला जाए, क्योंकि टाइम इसकी साइड पे है लेकिन टेक्नोलॉजी इसकी साइड पे नहीं है। दूसरी जानिब ये बिल्कुल ये अहम बात है कि अब ये हमेशा ये सालों तक नहीं लड़ सकते। बात ये है कि अगर ये एक प्रोलॉन्ग जंग है, जो कि आप तमाम भी और हमें नजर आ रहा है, हम सब ये एक चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी तौर पर एक हमारे लिए जो बैकअप होना चाहिए उसके अराउंड जो डिबेट है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, ज़रूरत वक्त हो जाती है। और आई थिंक एम्बेसडर साहब अभी ही इज़ लेफ्ट अस, और हमारे पास इतना ही उनके साथ एक टाइम था। शॉर्टली हमें लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब भी ज्वाइन करेंगे। आसमा साहिबा, एक आपसे इख्तिलाफी नोट का इजहार किया है मुजम्मिल साहब ने, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कहें। और ये सदर ट्रंप की एक 2013 की ट्वीट बड़ी फैली हुई है आजकल, काफ़ी आज ख़ास तौर पर हिट हुई है, बल्कि इससे पहले भी गर्दिश कर रही थी 2013 में। रिमेंबर दैट आई प्रेडिक्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो दैट प्रेसिडेंट ओबामा विल अटैक ईरान because of his inability to negotiate properly, not skilled. मेरा ख्याल है कि मुजम्मिल साहब और मैं एक ही बात कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था या गल्फ रीजन के ऊपर, और मैं भी यही बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रही थी कि जो ईरान के पास महदूद ऑप्शंस थे उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर जाहिर है कि इख्तलाफ मौजूद है कि आप एक ही वक्त में सारे रीजन को जो है वो उसमें इंगेज करना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिप्लोमेटिकली या पोलिटिकली उनके लिए ये एक बेहतर अमल था। लेकिन जो उनके ऑप्शंस हैं और फिर जो रिजीम चेंज की कोशिशें हो रही है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हम सब एक ही बात कर रहे हैं। और वो जो रिजीम चेंज की कोशिशें हैं उसके लिए तो जो इराक के साथ हुआ या इराक के अंदर हुआ, या फिर उन्होंने अमेरिका ने वहां पे केमिकल वेपन्स का एक बहाना बनाया और फिर आपने देखा कि वो केमिकल वेपन्स आज तक नहीं मिले, लेकिन फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड हुआ और वहां पे जाके उन्होंने रिजीम चेंज किया। तो ये एक ऑप्शन वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर ईरान के अंदर कोई तब्दीली हो जाए, कोई उनकी मनपसंद गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो दूसरा एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें बात करने की जरूरत भी है कि अगर ये नहीं हो सकता कि रिजीम चेंज हो तो एक सिविल वॉर किसी सिचुएशन जो है वो ईरान के अंदर इमर्ज हो सकती है, और एक बल्कनाइजेशन या जिसे कहना चाहिए एक तकसीम उनके यहाँ जो है वो सामने आ सकती है अगर इसी तरह के मामलात वहां पे रहते हैं। और अभी तो जाहिर है इमीडिएटली तो रिजीम चेंज की बात नहीं है, लेकिन अनरेस्ट लोगों के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ मौजूद है। और अगर अब तो वो जंग में है और जंग के दौरान अगर आप देखें तो ईरान का जो एक अपना एक कॉम्प्लेक्शन है उसमें वो अपनी हुकूमत अपनी रियासत के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही जंग खत्म होगी तो जाहिर है कि उनके अंदर बहुत सारे, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तो इकॉनमी का फैक्टर है, और इकॉनमी ही वो सबसे बड़ा मसला है जो कि ईरान के साथ है। लेकिन जो भी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि एक स्लो वॉर और एक लंबी कंटिन्यूएशन, इसके लिए ईरान ये भी चाहेगा कि अपने लोगों को भी, अपने इंटरनल पीस के लिए भी और अपनी अंदरूनी यकजहती के लिए भी, और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा इस रीजन में नुकसान देने के लिए भी, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने रेफरेंस दिया भी प्रेसिडेंट ओबामा का, अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं आपको पता है कि अमेरिका के अंदर, और ये मिड टर्म इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो वहां पे एक वॉर के खिलाफ जो है वो एक रिजेंटमेंट ऑलरेडी अमेरिकन सोसाइटी के अंदर मौजूद है। आप लंबे स्टे आपने किए, अफगानिस्तान हो या दीगर ममालिक हो, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बल्कि अभी ये जो एक ताज़ा एक मतलब बयानात की स्प्री है, आई थिंक देयर इंपॉर्टेंट, हम इसको भी इसी पैराए में डिस्कस भी कर लेते हैं। ईरान कशीदगी, मुजम्मिल साहब इस पे आप फरमाएं प्लीज। ईरान कशीदगी में कमी चाहता है, ईरानी वजीर खारजा का ये बयान आया है। हम यूनिवर्सिटी के जो समेत अपने किसी हक से, हम यूरेनियम जो इनरिचमेंट है समेत अपने किसी भी हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। बहरहाल ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ईरान के पास अमेरिका की सरजमीन तक हमला करने की सलाहियत नहीं है। ईरानी वजीर खारजा, ईरान ऐसे मिसाइल नहीं बनाए
नहीं बनाएगा जो अमेरिका तक पहुंचे। और ये भी उन्होंने कहा है अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। मतलब एक थोड़ा सा एक एटलीस्ट डू यू सी दिस एज अ बैकफुट, ये जो ताज़ा तरीन एक बयानात की स्प्री है खतरनाक हथियार की वार्निंग देने के बाद? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल है वो फैक्ट्स बयान कर रहे हैं कि हमने अभी तक, अब अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया होता, आज तक बम बना लिया होता, तो वो इस वक्त बम का तजर्बा कर चुका होता और उसके बाद बम नहीं है। ये बात तो पिछली जून वाली जंग में भी साबित हो गई थी और अब भी ईरान के पास बम नहीं है, तो बम वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। कोई यूरेनियम भी स्टेज पे नहीं है कि बम बनाया जा सके। मिसाइल उसके पास ज़रूर हैं, कुछ कहा जा रहा है कि ईरान ने उसको नए मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी दी भी है चाइना ने, जो अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किए हैं, और उसको चाइना से बहुत नई टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल्स मिले हैं इन दिनों। जो पिछले कुछ माह में जो चाइना ने उनको दिए हैं, अब वो देखने की बात है वो उनको कब इस्तेमाल करते हैं। एक आम के जो बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो 3000 की तादाद में ईरान के पास मौजूद हैं। अब देखिए ना, अगर आपके पास कैलकुलेटेड 3000 बैलिस्टिक मिसाइल या बड़े मिसाइल्स मौजूद हैं तो आपने उनको ध्यान से इस्तेमाल करना है, आप उनको ज़ाया तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल है बूट्स ऑन ग्राउंड कौन लाएगा। इस वक्त जो हमने देखा सद्दाम हुसैन में भी तो बूट्स ऑन ग्राउंड हमें नज़र आए, हमें कदाफ़ी में भी ये नज़र आया कि उन्होंने एक फ़ोर्स पैदा की जिसने कदाफ़ी की फ़ौज को जाके शिकस्त दी। अभी पासदारान इनकलाब एक मुकम्मल और बड़ी फ़ौज है, वो कोई छोटी फ़ौज नहीं है, मुनज़्ज़म फ़ौज है। फिर ईरान की अपनी फ़ौज भी है। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि दुनिया का कोई मुल्क बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पर ले जाने के लिए तैयार हो। अभी तक तो अमेरिका भी बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पर ले जाने के लिए तैयार नहीं, इसराइल भी ले जाने पर तैयार नहीं। तो फिर वहाँ रजीम चेंज कैसे होगा? हेलीकॉप्टर से या जहाज़ों से तो रजीम चेंज नहीं होगा। हमने जो इससे पहले रजीम चेंज ऑपरेशन आइडिया कोई डिसमिस कर रहे हैं मुजम्मिल साहब कि ये इनका प्लान ही नहीं था? नहीं, वो चाहते जरूर हैं। हाँ। लेकिन $1 मिलियन देखिए ना, रजा शाह पहलवी भी तो अमेरिका में बैठा है, वहां से बैठ के तो रजीम चेंज नहीं होगा। कभी ना कभी तो उसे तेहरान लैंड करना पड़ेगा। दुरुस्त। और जंग के दौरान तो वो तेहरान लैंड नहीं कर सकता, कोई अमेरिकी जहाज़ों पर बैठ के वो तेहरान आएगा और आगे लाखों लोग उसके इस्तकबाल करेंगे, तो मुझे तो वो पॉसिबल नज़र नहीं आता। इतनी रेट तो खामनाई की मौजूद है कि वहाँ पे लाखों लोग खड़े नहीं हो सकते रज़ा शाह पहलवी के दौरान। पिछली अभी मूवमेंट को उन्होंने बहुत बुरी तरह क्रश किया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका का टारगेट रजीम चेंज है तो वो कैसे होगा? वो आप एयर स्ट्राइक से रजीम चेंज कर लेंगे? क्या आप सिर्फ एयर स्ट्राइक से आप 1 महीना बमबारी करते रहें, दुनिया के बेहतरीन डेजी कटर बम भी मार लें, आपने पिछली दफ़ा भी B-52 के जरिए मारा उनको, उसके नतीजे में रजीम चेंज हो गया? क्या आज की बमबारी में जब आप कह रहे हैं कि सैकड़ों जहाज थे जब ईरान पर पहला हमला किया गया, तो क्या उसके नतीजे में आप कोई खामनाई को टारगेट कर सके? आपके पास इतनी इंटेलिजेंस मौजूद